ठीक है जी। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कुछ रेज़ हैंड हो रहे हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुझे पार्टिसिपेंट 51 नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ अ गुड नंबर, बिकॉज़ आपके जो सेक्शन है उसके अंदर 70 समथिंग स्टूडेंट्स हैं। और चूँकि शॉर्ट नोटिस पे हमारी क्लास चेंज हुई है, तो आई एम ग्लैड कि ऑलमोस्ट 51 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे ज़रा ये भी कंफर्म कर दें आपके ग्रुप चैट में, या मैं अगर सीआर से चलें बात कर लेता हूँ तो वही मुझे कंफर्म कर देंगे कि आपकी क्लास टाइमिंग्स में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अली मुर्तज़ा जी। सर कौन सी क्लास टाइमिंग्स में? अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चल रही है। नहीं सर, मतलब सर वो बस जुम्मे का वक्त होता था ना, हाँ, 1:30 बजे, तो एक्चुअली मैं यही इसकी बता रहा हूँ। प्रॉब्लम थी। मैं आप सीआर हो ना इस क्लास में? यस सर। ओके, मैं ज़रा एक दो बातें करनी है, मुझे ज़रा बता दें ये चीज़ कि मैंने कल रात को जो है वो कल शाम में एक्चुअली मैंने ईमेल की थी इनको कि टाइमिंग वगैरह मुझे ये चेंज कर दें काइंडली। तो आईटी वालों ने टाइमिंग चेंज कर तो दी है, लेकिन उनके पास जो ऑप्शन थे उन्होंने उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिक्सअप कर दिया था आई थिंक। वो ये कि आपकी जो अरबी की क्लास हो रही है ना अभी, होनी थी 10:30 से 12, मेरे ख्याल बी सेक्शन की है वो, एक ही नहीं है, कुछ इस तरह से है क्योंकि अब हाँ। मर्ज हो गए हैं सेक्शन। तो जो अरेबिक की क्लास यस है सर। उसको मूव नहीं करना था, सिर्फ हमारी 1:30 से 3 वाली क्लास मूव हो जानी थी शाम 4 से 5:30 तक। लेकिन इशू ये हुआ कि आईटी वालों ने जो है वो आपकी क्लास अरेबिक की जो है उसको मूव कर दिया है 4 से 5:30, और हमारी जो 1:30 से 3 वाली क्लास थी उसको मूव कर दिया है इस वक्त सुबह 10:30 से 12। जबकि उसके बाद फिर हुआ ये कि रात में दोबारा फिर ईमेल की गई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक्चुअली कहा यह गया था कि सिर्फ मेरी क्लास चेंज करनी है, अरेबिक की चेंज नहीं करनी है। तो अभी तक सिर्फ मामला वहीं तक है कि हमने ये कहा हुआ है आईटी को कि आपकी अरेबिक की चेंज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऊब की चेंज करें। लेकिन जो कि उस वक्त अभी तक चेंज नहीं हुई है आपकी अरेबिक की, उसकी ऊब की क्लास, यानी कि दोबारा अपनी जगह पर नहीं आई है, ना ही अरेबिक की क्लास आई है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारी ऊप की क्लास इसी वक्त होगी, अनलेस अभी अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं ईमेल पे आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा। बात समझ में आ गई अली मुर्तज़ा ठीक और है। बाकी स्टूडेंट्स, या कोई और यस सर। क्वेश्चन है? सर मेरा वैसे उसका सवाल था, कोर्ट के हवाले से एक सवाल था। अच्छा, नहीं, बाकी इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं बात सर। समझ में आ गई नहीं। आपकी क्लासेस का जो अभी क्लास चल रहा है। आई थिंक ये क्लास दोबारा से आपकी अरेबिक की यहाँ आ जाएगी, और ऊप की जो है वो शाम 4 बजे चली जाएगी। लेकिन आज के वक्त ऐसा है कि आपके 4 बजे जो है वो अरेबिक की क्लास होगी। इज़ दैट ओके? ठीक है सर। ओके जी, आप यस सर। क्वेश्चन करें अली मुर्तज़ा, क्या पूछ रहे थे? अच्छा सर, आपने जब कंपोजिट फंक्शन बनाया था, हम्म। कंपोजिट मतलब हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि जब तक एज बैंक क्लास बैंक का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस वक्त तक अकाउंट की वो नहीं चलेगा। सही है। अकाउंट का हाँ। लेकिन जब मैंने चलाया तो अकाउंट का क्लास चल रही थी, अकाउंट की क्लास चल रही थी। नहीं, क्लास तो चल रही होगी। मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अकाउंट की क्लास के अंदर अगर बैंक का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो जब हम्म। तक अकाउंट का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक बैंक का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। आप अगर उस पर डिस्ट्रॉयर चला कर देखो ना, डिस्ट्रॉयर नहीं, सॉरी, डिस्ट्रक्टर अगर चला कर देखो, डिस्ट्रक्टर में अगर आप प्रिंट करके देखो कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो यू विल सी कि जब अकाउंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, सॉरी, बैंक अगर कंपोजिशन है, यानी कि जो बाहर वाली क्लास है, जो बड़ी क्लास है, उसका अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई भी फंक्शन कॉल नहीं कर सकते कंपोज कंटेंट ऑब्जेक्ट का। ये बात थी असल में। अच्छा। ठीक है, तो वो ठीक है ठीक। काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप डिस्ट्रॉयर चला कर देखो ना, कंफर्म करो कि भाई इस वक्त तो अकाउंट डिलीट हो चुका है, उसके बाद फिर आप हम्म। बैंक का भी कॉल नहीं कर सकते। दोनों की लाइफ टाइम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। ऑल थैंक यू राइट। सर। ओके, चैट रूम में कुछ क्वेश्चंस तो हैं नहीं, बस कुछ सजेशंस हैं, मैं देख लूँ ज़रा उनको। ओके, मोहम्मद कुमैल कह रहे हैं कि उनकी बात हो गई है टीचर से, वो कह रहे हैं कि सही है, उनकी क्लास शाम 4 बजे सही है, हमारी क्लास इस वक्त सही है। तो अगेन बात वही है कि अगर आपकी आईटी की तरफ से मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन आती है कि ठीक है वो क्लास स्विच होने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गया था मसला, इस वजह से दोबारा उनकी क्लास यहाँ और उनकी क्लास वहाँ होती है, जब तक ऐसा नहीं आता है तब तक हमारी क्लास सुबह 10:30 बजे ही होगी। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आई एम ग्लैड कि ये कम्युनिकेशन हमारी इतनी अच्छी है कि हमने कल ये क्लास चेंज करवाई है, और आज ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। काइंडली एक और दफ़ा अगर आप मैसेजेस कर दें अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको अगर मैसेजेस कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है ऊप की और इस टाइम हो गई है क्लास, हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स तक अब भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो,
तो उनको अगर बता दें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अगर आप मैसेज कर ही रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट साथियों को बता ही रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो एक और बात साथ साथ आप भी सुन लें और बाकियों को भी बता दें कि जो हमारा क्विज़ है वो भी हम आज एक क्विज़ और भी लेंगे, बिकॉज़ हमने प्लान किया था कि हम बहुत सारे क्विज़ेज़ लेंगे, तो उनमें से एक क्विज़ हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स वही हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े, यानी कि कंपोजिशन है, कंस्ट्रक्टर हो गया और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही हैं, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। बस उसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने इसके भी इंक्लूड किए हैं जो कि हमने एसोसिएशन और एग्रीगेशन का कंसेप्ट पढ़ा था और हम आज की क्लास में भी उसको क्लियर कर रहे हैं। तो आपकी क्लास का आखिरी जो आधा घंटा होगा 20 से 25 मिनट, उसके अंदर हम क्विज़ को भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपके क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, बेस्ट का ऑप्शन आपके पास रहे। सो एनीवेज, मूविंग ऑन टू आवर क्लास टॉपिक्स, हम बात ख़त्म कर चुके थे कल एग्रीगेशन के कंसेप्ट के ऊपर कि भाई एसोसिएशन क्या है और एग्रीगेशन क्या है। मैं ज़रा एक क्विक रिकैप आपको करवा दूं। हमने बात स्टार्ट की थी कि वी वर मेकिंग पॉइंटर्स ऑफ टाइप क्लास, यानी कि क्लास टाइप के हम पॉइंटर्स बना रहे थे यहाँ पे, और हमने कहा था कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ पॉइंटर। तो जब ये पॉइंटर होता है तो फिर इसके कॉलिंग के लिए हम एक्स डॉट गेट नम नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, ज़रा जल्दी से बता दें चैट रूम में। इसमें क्या चेंजिंग होगी इस इंस्ट्रक्शन में? एरो आएगा। बाबर हंस सही कह रहे हैं कि इसमें डॉट की जगह एरो आ जाएगा, बिकॉज एक्स इज़ नाउ अ पॉइंटर। तो ये एक ज़रा सी चेंजेस हमने की थी। एसोसिएशन और एग्रीगेशन के कंसेप्ट को हमने देखा था, ऑल्दो हम उसके ऊपर कोडिंग हम आज कर लेते हैं। कंसेप्ट आपके पास क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि जो एसोसिएशन का कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा क्लासेस के पॉइंटर्स बने हुए हों, पॉइंटर्स सिर्फ और सिर्फ एड्रेस, यानी कि पॉइंटर्स बने हुए हों एक तीसरी क्लास में। और एग्रीगेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ एक क्लास का पॉइंटर दूसरी क्लास के अंदर बना हुआ हो, तो इस कंसेप्ट को हम एग्रीगेशन कहते हैं। इसकी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको इसमें बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बेसिक मकसद यही है बताने का कि एक पॉइंटर इस तरह की, एक पॉइंटर ये बता रहा होता है कि ऑब्जेक्ट बना हुआ कहीं और है, लेकिन इस पॉइंटर में उसका एड्रेस सेव हो रहा है। यानी कि कंपोजिशन में जिस तरह से ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा कंटेन हो रहा होता है क्लास के अंदर, उस तरह से एसोसिएशन और एग्रीगेशन में ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा कंटेन नहीं हो रहा होता, बल्कि सिर्फ किसी बाहर बने हुए ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसके पास आ रहा होता है। यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है रादर देन द होल ऑब्जेक्ट। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा सा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एसोसिएशन और एग्रीगेशन के कंसेप्ट को। ओके, उससे पहले एक और चीज़ ज़रा हम कर लें, एसोसिएशन और एग्रीगेशन। मैं इसकी स्लाइड्स भी आपको दिखा देता हूँ, दोबारा से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, दिस पॉइंटर। व्हाट इज़ दिस पॉइंटर? पहले दिस पॉइंटर के कंसेप्ट को क्लियर कर लें, फिर मैं आपकी पावर पॉइंट खोल के और इसमें एसोसिएशन और एग्रीगेशन का कंसेप्ट भी बताता हूँ। दिस पॉइंटर ये बताता है हमें, पहली बात तो ये ज़रा वेरीफाई कर लें, ये ज़रा याद रख लें अपने जहन में कि जिस तरह आप इंटीजर के पॉइंटर बनाते हैं, जिस तरह आप फ्लोट के पॉइंटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप क्लास के पॉइंटर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ ऑफ टाइप अकाउंट। ये मैंने एक पॉइंटर बना दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इंटीजर टाइप का। ज़रा मुझे वेरीफाई करके जल्दी से बता दें कि जब मैं ये काम करता हूँ इंटीजर स्टैटिक वाई, तो इस वाई के अंदर क्या स्टोर हो सकता है? एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो सिर्फ एड्रेस ऑफ एन इंटीजर सेव हो सकता है वाई के अंदर। सर थोड़ा स्लो बोलें, काशिर वसीम कह रहे हैं। स्लो से मुराद मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँ या अपनी वॉइस जो मैं तेज़ चीख के बोल रहा हूँ उसको स्लो कर लूँ, काशिर वसीम? तो एनीवेज, वाई के अंदर जो है वो सिर्फ इंटीजर का एड्रेस जो है वो स्टोर हो सकता है। इसी तरह बिल्कुल अकाउंट पीटीआर जो बना हुआ है, इसके अंदर क्या सेव होगा, जल्दी से बता दें। अकाउंट पीटीआर के अंदर क्या सेव होगा? ठीक है, गॉट इट काशिर वसीम। अकाउंट का एड्रेस, एक्स का एड्रेस, गुड। किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके अंदर सेव हो सकता है जो कि अकाउंट क्लास का हो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक्स अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज़ एक वैलिड स्टेटमेंट है। पीटीआर के अंदर हम जो है वो एक्स का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ऑल राइट। तो जिस तरह मैंने ये एक पॉइंटर बनाया है, उसी तरह जो है वो
जिस तरह एक इंटीजर का पॉइंटर बनता है उसी तरह जो है अकाउंट का या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर टू क्लास आप बना सकते हैं। पॉइंटर टू इंटीजर होता है, पॉइंटर टू कैरेक्टर होता है, पॉइंटर टू फ्लोट होता है, उसी तरह पॉइंटर टू एनी यूज़र डिफाइंड क्लास भी हो सकता है। अब आते हैं एक और चीज़ है जो कि मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा बता दूं, क्विकली बता दूं, बिकॉज उसकी कोई इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है, उसके फ़ायदे बहुत हैं लेकिन उसका यूजेज सिर्फ थोड़ा सा है, और वो है दिस पॉइंटर। देयर इज़ अ पॉइंटर नेम्ड, मैं ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ यूजिंग एज अ बोर्ड ओनली, दिस। एक पॉइंटर है जिसका नाम दिस है। जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया था और उसका नाम रखा था ptr, उसी तरह एक पॉइंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है C++ की फाइल में। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये एक कीवर्ड है। एक पॉइंटर है जिसका नाम है दिस, स्मॉल टी से स्टार्ट होता है, वो कैपिटल टी से नहीं, स्मॉल टी से स्टार्ट होता है दिस। और ये जो दिस है, इट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर। जिस तरह मैंने स्टैटिक ptr बनाया था, अकाउंट स्टैटिक ptr, उसी तरह एक दिस पॉइंटर भी एग्जिस्ट करता है। ये जो दिस पॉइंटर है, ये कोई ऐसा पॉइंटर नहीं है जो कि मैंने बनाया हो, ये ऑलरेडी बना हुआ है। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी मैं स्टोर नहीं करता, मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, बल्कि इसके अंदर एक वैल्यू असाइन होती है। और बात सिर्फ यही है समझने की कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये बना बनाया पॉइंटर है, इट इज़ अ बिल्ट इन पॉइंटर। इस पॉइंटर के अंदर, ये बात ज़रा मेरी गौर से सुन लें, मैं एक दो दफ़ा और भी रिपीट करूँगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। दिस पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है उस ऑब्जेक्ट का, दिस पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है उस ऑब्जेक्ट का। यानी पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, किसी इंटीजर का, किसी और चीज़ का एड्रेस नहीं होता। दिस पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है उस ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक सर्टेन मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाए। जैसे कि पहली बात तो ये कि दिस पॉइंटर जो है उसको आप लिखेंगे कहाँ? क्या यहाँ पर दिस पॉइंटर में लिख सकता हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज दिस पॉइंटर मेन में एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्यों? इसके जवाब पर आते हैं बाद में। मेन में एक्सेस नहीं कर सकते आप दिस पॉइंटर को। ओके, देन कहाँ कर सकते हैं? क्या माई क्लास डॉट एच में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन डॉट cpp में, यानी कि वो फाइल जिसके अंदर आपने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं दिस पॉइंटर को। और इसका काम सिर्फ इतना से है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि भाई अकाउंट सेट बैलेंस, यस और नो में जल्दी से बता दें, इस फंक्शन की वर्किंग समझ आ रही है ना आपको, क्या कर रहा है ये फंक्शन? यस और नो में जल्दी से बता दें। ये तो सिंपल सा एक फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू है जो कि मैं वैल्यू पास करूँगा मेन में, और वो वैल्यू बैलेंस को असाइन हो जाएगी। व्हाट इज़ बैलेंस? ये बता दें जल्दी से, व्हाट इज़ बैलेंस? व्हाट इज़ बैलेंस? क्विकली जल्दी से सब जवाब दें, कोई एक जवाब सही होगा उसमें। इंटीजर, गुड, यस, और बताएं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? इट इज़ अ वेरिएबल, गुड, और इट इज़ अ डाटा मेंबर, राइट। तो ये जवाब सही आया है मेरे पास, जो मैं चाह रहा था एक्चुअली। सवाल जवाब तो बाकी भी सही है कि बैलेंस इज़ अ डाटा मेंबर, और ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि मैं मेन से ला रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही है। दिस का काम सिर्फ इतना सा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम काम करेगी जैसे कि ये स्टेटमेंट काम कर रही है, एग्जैक्टली सेम। कोई इसमें फ़र्क नहीं आया। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि मैंने पहले बैलेंस लिखा हुआ था सिर्फ, यानी कि कंपाइलर को खुद देखना पड़ रहा था ये बैलेंस कौन से ऑब्जेक्ट का है, किस ऑब्जेक्ट का बैलेंस था ये उस ऑब्जेक्ट का बैलेंस था जिसके थ्रू आप सेट बैलेंस को कॉल कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सेट बैलेंस को जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप obj डॉट सेट बैलेंस कर रहे हैं, x डॉट सेट बैलेंस कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है वो उस x का या उस obj का होता है। दिस डॉट बैलेंस, दिस एरो बैलेंस लिख देने से इस कोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। इसका फ़ायदा कहाँ होता है? इसका फ़ायदा ज़रा यहाँ समझ लें। फ़ायदा भी बताता हूँ और दोबारा इसकी वर्किंग भी बताता हूँ। लेट सपोज आई एम मेकिंग अनदर फंक्शन। इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन को कहता हूँ इट इज़ अ फंक्शन से फू, कोई भी नाम रख देते हैं, और ये आर्गुमेंट लेता है अकाउंट टाइप का। ऐसे ही जैसे हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था या इस तरह की बाकी चीज़ें की थी हमने, इसी तरह मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सेट नम की तरह काम कर रहा है, लेकिन आर्गुमेंट में अकाउंट ले रहा है, इंटीजर नहीं ले रहा, या कोई और चीज़ नहीं ले रहा, सिर्फ अकाउंट ले रहा है ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट में। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है दिस पॉइंटर का।
void count foo account argument, some argument is there. ओके, यस या नो जल्दी से बता दें, बात क्लियर है अभी तक? यहाँ पे एक हमने नया मेंबर फंक्शन बनाया है, उसके अंदर अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं हम, दैट्स इट। कोई इसमें भी फिलहाल इशू नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ लेट सपोज सी आउट हेलो वर्ड कर दूंगा तो दैट वुड बी ओके। सी आउट हेलो वर्ल्ड और राइट। सो टेल मी कि मैं इसको इन्वोक कैसे करूँगा, कैसे कॉल करूँ इस फंक्शन को मैं? चलिए यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ तब, जब तक सब ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। चलिए यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। कैसे कॉल करूँगा इस फंक्शन को? ज़रा जल्दी से बता दें लिख के। माई क्लास डॉट एच में मैंने डिफाइन कर दिया है आई थिंक, ये देखें डिक्लेयर हो चुका है। वॉइड फू अकाउंट डिक्लेयर किया मैंने और इसको फिर मैंने यहाँ पर जो है वो बनाने की कोशिश की, यानी कि डिफाइन कर दिया मैंने इसको। सो अब मुझे बता दें कि मेन के अंदर मैं इसको कॉल कैसे करूँगा। फू अकाउंट, नो 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 नो, रिमेंबर कि जब मैंने अकाउंट लिखा, अकाउंट डेटा टाइप है। कभी भी आप किसी फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं करते कि फू इंटीजर, आप उसमें वेरिएबल भेजते हैं। नो, एक्स डॉट फू, गुड, ये एक जवाब थोड़ा सा बेहतर आया है मेरे पास कि इस फू को कॉल करने के लिए आपको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं एक्स का सहारा लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जिस तरह से एक्स डॉट गेट नम और एक्स डॉट वाई बैलेंस और वॉट एवर ये आप कॉल करते हैं, इसी तरह चूंकि ये भी एक मेंबर फंक्शन है तो आप एक्स डॉट फू करेंगे, एक्स डॉट फू कॉल करेंगे। लेकिन इसमें एक और इशू भी है, ज़रा वो बता दें। अब इसमें क्या एडिशन करूँ मैं? आपका जवाब मैं आसान कर रहा हूँ। क्या एडिशन करूँ कि ये कॉलिंग सही हो जाए, ये इन्वोकिंग सही हो जाए? नो, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, एक्स इज नॉट अ पॉइंटर, तो एक्स के साथ में एरो क्यों लगाऊं? नो, एरो इसका सोल्यूशन नहीं है। अगेन देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है। माई क्लास डॉट एच में जो फू है वो अकाउंट का एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ? आर्ग्यूमेंट्स देंगे, मुदस्सिर सही कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स देंगे। आर्ग्यूमेंट क्या दूँ? एक्स वाई आर जेड अकाउंट टेम्प, क्या देना चाहिए आर्ग्यूमेंट? जेड। क्या मैं वाई दे सकता हूँ आर्ग्यूमेंट में? वाई डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है वाई? क्यों नहीं दे सकता मैं वाई, बताएं ज़रा जल्दी से। वाई, देर इज़ नो इशू अगर आप वाई दें या जेड दें या एक्स दें। इसके अंदर सिर्फ आर्ग्यूमेंट में इसको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि अकाउंट टाइप का जो है वो हो, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो। अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, आर भी है, कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेट सपोज मैं वाई दे देता हूँ, राइट। अब ज़रा मेरे साथ साथ रहें और इस बात को अच्छी तरह समझें कि जो एक्स डॉट फू वाई मैंने कॉल किया, यानी कि एक्स के थ्रू कॉल किया इस फंक्शन को और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया वाई। यस, जेड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आर्ग्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमें अकाउंट टाइप का जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट्स इट। ऑल राइट, अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। एक्स डॉट फू वाई, ये मैंने मेन में कॉल किया और इसको मैं सिर्फ चेक करने के लिए, सॉरी याद रखने के लिए यहाँ पर कमेंट में लिख भी देता हूँ कि मैंने कॉलिंग किस तरह से की है। ये कॉलिंग मेन में की है। आई डोंट वांट कि मैं बार बार जो है वो फाइल स्विच करता रहूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेन में मैंने ये कॉल किया है। अब पहली बात मुझे तो ये बताएं कि चले मैं इसको चला कर देखता हूँ सबसे पहले तो क्या इशू आता है। वो क्लियर कर दूँ मैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है। इस वक्त ये कंडीशन है। आई थिंक बाकियों को कमेंट कर दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम इन सी आउट सी इनको जो है वो कमेंट कर देते हैं। ये पिछली क्लास का डेटा है। एंड देन रन अगेन। दिस इज द आउटपुट अगेंस्ट दिस। तो सबसे पहले भाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने एक बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक एचपीएल,
फिर अकाउंट एक्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर अकाउंट वाई बना तो यूडी कंस्ट्रक्टर ने बनाया क्योंकि यूज़र डिफाइंड है, इसमें आर्गूमेंट्स हैं। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एज यू कैन सी दैट इक्वल टू एक्स इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। और कॉपी कंस्ट्रक्टर ने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, एज यू कैन सी कि ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है। फिर यूडी कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाई बना था उसी तरह न्यू ओबीजे बना। बस फर्क ये है कि न्यू ओबीजे इज अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, वाई इज नॉट अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमारी बात यहाँ तक हो चुकी है, यूडी कंस्ट्रक्टर ने एक ऑब्जेक्ट बना दी। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर ने अभी तक जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्या है, कहाँ तक थे हम, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट दो दफ़ा है, यानी कि ये दो काम हो चुके हैं। इसके बाद यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ने ये वाला काम किया। इसके बाद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बता दें कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसके बाद, अकाउंट न्यू ओबीजे के बाद, इसके बाद कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इज देयर एनी, आई डोंट सी इट। एनीवेज, मूविंग ऑन, ये स्टेटमेंट जो है वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इशू ये है, आई थिंक इशू ये है, इसको वेरीफाई बाद में कर लेंगे, अभी हम टॉपिक से ना हट जाएं, इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आई थिंक इशू ये है कि यहाँ पे कंपोजिशन भी हो रही थी, राइट, तो इनमें से कोई एक जो कंस्ट्रक्टर है वो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है रादर देन उसका कंस्ट्रक्टर जिससे हम मैच कर रहे थे उसको। एनीवेज, जब ये एक्स डॉट फू वाई कॉल होता है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है, दैट्स इट, ये बात यहाँ तक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि जो इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी है इसने हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट कर दिया, लेट सपोज, अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैलेंस इक्वल्स टू 3। अब मैं पूछने लगा हूँ आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का जवाब अगर आप सही तरह से दे सके तो इसका मतलब है आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, वरना आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक। क्वेश्चन इज कि ये जो 3 है वो x के बैलेंस को असाइन होगा या y के बैलेंस को असाइन होगा। जब मैंने इसको ये फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, मैंने लिखा बैलेंस इक्वल टू 3, x भी ऑब्जेक्ट है अकाउंट का और y भी ऑब्जेक्ट है अकाउंट का, ये बैलेंस 3 किसको असाइन होगा, किसके बैलेंस को, x के बैलेंस को या y के बैलेंस को। कीप टाइपिंग, मेरे पास जवाब आ रहे हैं, कीप टाइपिंग, थोड़ा सोचने का टाइम ले लें बेशक, दोनों को असाइन हो जाएगा। हसान रशीद के अब्दुल समद कह रहे हैं मे बी एक्स, आई थिंक वाई, दोनों को अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट वाले वाई को होगा, ओके वाई को, ऑलराइट, सो दिस इज गुड, आई थिंक दिस इज गुड बिकॉज जवाबात मेरे पास 50-50 आए, एंड दैट इज़ अ साइन कि यू आर थिंकिंग कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। और अगर आपके जहन में इशू क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो यू विल टेक इट लाइक गुड किड्स कि आप वाकई अब ये सोल्यूशन तो इसी तरह मिलना चाहिए था हमें। तो द इशू इज, लिसन अप, कि जब मैंने बैलेंस इक्वल टू 3 किया तो सवाल ये पैदा नहीं होता है किसके बैलेंस को असाइन होगा, सवाल ये पैदा हो रहा है कि कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है, राइट। कन्फ्यूजन इस वजह से क्रिएट हो रही है बिकॉज बैलेंस एक्स के पास भी है, बैलेंस वाई के पास भी है। यहाँ पर मुझे अगर x के बैलेंस को कॉल करना है तो क्या मैं x डॉट बैलेंस लिखूं, नहीं, बिकॉज x का यहाँ पर स्कोप ही नहीं है, x तो मेन में बना हुआ है, ये तो क्लास डेफिनेशन है, यहाँ पर देयर इज नथिंग लाइक x, ओके। हाउ अबाउट y भी यहाँ नहीं बना हुआ, इसलिए y के बैलेंस को भी मैं असाइन नहीं कर सकता। तो हाउ कैन आई स्पेसिफाई कि ये जो बैलेंस है ये x का रहे या y का रहे। इसका जवाब ये है कि अगर मुझे y के बैलेंस में असाइन करना है ना 3 को, अगर मुझे y के बैलेंस में असाइन करना है 3 को, तो मैं यहां पर लिखूंगा दिस थिंग, y, बिकॉज जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो फू फंक्शन इन्वोक किया मैंने यूजिंग ऑब्जेक्ट x, लेकिन आर्ग्यूमेंट में मैंने पास किया y, आर्ग्यूमेंट में y पास हुआ तो उसी तरह जिस तरह हर एक फंक्शन में काम करता है
उसी तरह y की जो वैल्यूज है वो पास हो गई आर्गुमेंट में, arg में, इस ऑब्जेक्ट में। तो अब जब भी मैं arg डॉट बैलेंस इक्वल टू 3 कर रहा हूँ तो बेसिकली y का जो बैलेंस है उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, x डॉट फू को मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, x डॉट बैलेंस को मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे x के बैलेंस को वैल्यू असाइन करनी है तो मैं क्या लिखूँ? भाई y के बैलेंस को असाइन करनी है तो arg डॉट बैलेंस इक्वल टू 3 कर दिया। जब x के बैलेंस को मैंने वैल्यू असाइन करनी है तो मैं क्या करूँ? Any answers, any suggestions, guesses? What to do if I want to assign the value to x's balance? No, no, no. एक जवाब सही आया है सिर्फ। And the answer, correct answer is, I would have to write this balance. अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अकाउंट टाइप के 10,000 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कोई एक ऐसा फंक्शन हमने बना दिया जो कि अकाउंट टाइप के तीन जो है वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि उन अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट्स में बैलेंस जो भी है उसको आप डिफर कर सको बाकी सारे बैलेंस से, क्योंकि यहाँ पर तो आपसे बैलेंस लिख रहे थे ना। आपसे पहले आप देखें, बैलेंस लिख दिया आपने, काम हो गया। नम लिख दिया आपने, काम हो गया। बैलेंस लिखा, नम लिखा, काम हो गया। आपने स्पेसिफिकली कहीं पर ये नहीं बताया कि किसके बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से ऑब्जेक्ट के बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आर्ग्यूमेंट के बैलेंस की बात कर रहे हैं, आर के बैलेंस की बात कर रहे हैं, ई के बैलेंस की बात कर रहे हैं, या फिर उस बैलेंस की बात कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया गया। तो ये जो दिस है ये एक प्री डिफाइंड पॉइंटर है। पॉइंटर कैसे है, ये क्यों पता लगा मुझे ये पॉइंटर है? क्योंकि ये एरो के थ्रू बता रहा है बैलेंस। और हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि अगर पॉइंटर टू क्लास होता है तो उसके साथ एरो आ जाता है। तो जो दिस पॉइंटर है वो एक्चुअली काम ये कर रहा है कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर है उस ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया गया। एक्स के थ्रू कॉल किया गया, एक्स का एड्रेस आ गया इसमें। अगर मैं y के थ्रू कॉल करता इसके अंदर y का एड्रेस होता। अगर मैं z के थ्रू कॉल करता इसके अंदर z का एड्रेस होता। और इनके अंदर वो वैल्यूज होती जो कि इन आर्ग्यूमेंट्स में आपने पास करवाई। क्लियर? यस और नो बता दें। ये सवाल नहीं पूछना कि सर रिपीट कर दें। क्वेश्चन कोई वैलिड है तो मुझसे पूछें। बाबर हंस कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप कर दें, वरना रेज हैंड कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। Is there any question? Everything should be clear by now. Okay, so I'm trying to move on जब तक मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर मैं अपने टाइम के हिसाब से इन क्वेश्चंस का जवाब भी दे दूंगा। तो इन कंसेप्ट के बाद अब हम चलते हैं एसोसिएशन और एग्रीगेशन के ऊपर। चूंकि अब आपको पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, होपफुली दिस पॉइंटर का भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और पॉइंटर टू क्लास का ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रेंट कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं दो सिंपल कंसेप्ट्स के ऊपर, और वो दो सिंपल कंसेप्ट्स हैं एसोसिएशन और एग्रीगेशन के। सबसे पहला है एसोसिएशन का और फिर एग्रीगेशन के कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन कि जब फर्स्ट टाइम विदाउट एनी दिस पॉइंटर एंड आर्ग्यूमेंट तो बैलेंस की वैल्यू किसके लिए असाइन हुई थी? ओके, सो जिस तरह से मैंने पहले कहा था ना मोहम्मद हन्नान, कि अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा ना ये दिस, तब भी बैलेंस जो है वो एक्स वाले बैलेंस को वैल्यू असाइन होगी। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये लाजमी लिख देता हूँ कि ये जो बैलेंस है ये उसका बैलेंस है जिसके थ्रू आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कॉल किया गया। कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर मैं ये दिस ना लिखूं तो तब भी एक्स की ही उसमें असाइन होगा। लेकिन मैं ये नहीं लिखना चाह रहा कि भाई बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, ठीक है? तो वो सेल्फ असाइनमेंट को मैं रोकना चाह रहा हूँ। देयर इज अनदर क्वेश्चन, अगर एक्स एक पॉइंटर बन गया तो सर वैल्यू कैसे असाइन हो रही होगी? फिर एड्रेस असाइन होना चाहिए। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और भी हैं, और वो मैं आपसे पूछता हूँ, और वो आपको तभी क्लियर होंगे जब आप इसको जाकर खुद करेंगे काम इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन तो ये, आप सही बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज एक्स इज अ पॉइंटर, यहाँ पर अगर ये पॉइंटर है तो दिस में क्या चला जाएगा? तब तो जब मैं अगर एक्स के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस तरह करूंगा। तो इस सिचुएशन में दिस के पास क्या होगा? दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन कि यहाँ पर दिस के पास क्या होगा? क्या यहाँ पर एक्स के अंदर जो एड्रेस है उसका एड्रेस होगा, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा?
डबल पॉइंटर बन जाएगा, या कोई और कहानी होगी? ये भी एक क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो ये आप कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट करके देखें कोई इशू आता है या नहीं। दूसरी बात ये, मैं आपको दूसरी बात भी क्लियर कर दूं, अगेन एक्सरसाइजेस से क्लियर होगी, मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग टॉपिक बनाकर नहीं आपको क्लास में समझाना। कि अगर आप यहाँ पर देखो कि अकाउंट ARG, अकाउंट R और अकाउंट E जो आर्ग्यूमेंट्स में दिए हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली इतने थे नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर दिए थे। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है अकाउंट ARG। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ARG डॉट बैलेंस, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। पहले तो मुझे ये बता दें जल्दी से ताकि हम फ्लो में चलें। दिस एरो बैलेंस इक्वल टू 3 है या 13, ये 13 किसको असाइन होगा, x के बैलेंस को या y के बैलेंस को? ये कॉलिंग थी फंक्शन की, x के बैलेंस को ये असाइन होगा क्योंकि x के थ्रू हमने इन्वोक किया। इसके थ्रू किसको असाइन होगा, 3। राइट नाउ हियर यू आर रॉन्ग, राइट यू आर रॉन्ग, यू आर डेड रॉन्ग, बिकॉज ARG डॉट बैलेंस को जब मैं 3 असाइन कर रहा हूं तो मैं y को वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं। यही फर्क है और यही फायदे हैं पॉइंटर के और एक सिर्फ ऑब्जेक्ट के। रिमेंबर कि ये अकाउंट ARG यहाँ पर बना है सिर्फ, इससे पहले अकाउंट ARG की कोई वैल्यू नहीं है। और ARG डॉट बैलेंस में जब 3 असाइन किया मैंने तो इसके बैलेंस के अंदर 3 आ गया, y के बैलेंस के अंदर 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y तो बना हुआ सिर्फ यहाँ पर है, मेन के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है। इसका फर्क वही है जिस तरह से आपने जब फंक्शंस पढ़े होंगे अपनी किसी क्लास के अंदर, मैंने भी आपको पढ़ाए थे, उससे पहले आपने कोर्स में भी पढ़े होंगे कि 2 तरह से वैल्यूज पास होती हैं, एक पास बाय रेफरेंस और एक पास बाय वैल्यू। यहाँ पर पास बाय वैल्यू हो रहा है, विच मीन्स के एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से भी y का एड्रेस भेज देता और यहाँ पर इसको पॉइंटर में कैच करता और ये काम करता, तो इस सिचुएशन में अब y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y के बैलेंस की। इससे पहले y के बैलेंस की वैल्यू 3 नहीं हो रही थी, सिर्फ y की वैल्यूज कॉपी हो रही थी और असल में चेंजेस जो हो रही थी वो आर्गुमेंट की वैल्यूज में हो रही थी, y की वैल्यूज में नहीं हो रही थी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। ये क्वेश्चन जो कि बाबर अंस ने मुझसे पूछा है कि दिस अगर मैं ना लिखूं तो क्या होगा, तो फिर ये भी जरा ध्यान में रखें कि ये जो y की वैल्यू है वो एक्चुअली चेंज नहीं हो रही है, x की वैल्यू एक्चुअली चेंज हो रही है, क्योंकि दिस एक पॉइंटर है, y एक पॉइंटर नहीं है, ARG एक पॉइंटर नहीं था अभी से पहले। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। सो मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, सिंपल कंसेप्ट्स, नॉट टू मच हैसल इन दैट। आपको ये बातें समझ में अगर आ गई हैं अभी तक तो एसोसिएशन और एग्रीगेशन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो मूविंग ऑन, एसोसिएशन इज अ सिंपल स्ट्रक्चरल कनेक्शन और चैनल बिटवीन क्लासेस। 3 तरह के कनेक्शन या चैनल बना सकते हैं आप क्लासेस में रिलेशनशिप बनाने के लिए। सबसे पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्पोजिशन, यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है एग्रीगेशन का, और एग्रीगेशन का भी मतलब ये है कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। तो जिस तरह से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है कंपोजिशन, चैनल बिटवीन क्लासेस। कंपोजिशन यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। दूसरी है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस के पॉइंटर्स बने हुए हों। जिस तरह से यहाँ पर आप देख लें कि भाई सेलर की एक क्लास है जिसके अंदर कोई पॉइंटर नहीं बना हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बायर की एक क्लास है, कोई पॉइंटर नहीं बना हुआ, इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन शॉप की क्लास एसोसिएट है सेलर से भी और बायर से भी। इस कंसेप्ट को कहते हैं एसोसिएशन, कि भाई बायर का एक पॉइंटर और सेलर का एक पॉइंटर, ये बायर और सेलर के ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे कहीं, लेकिन शॉप की क्लास के अंदर इन दोनों क्लासेस के पॉइंटर्स बने हुए हैं। यानी कि शॉप की क्लास जब भी एग्जिस्ट करेगी तो इन दोनों तरह के पॉइंटर्स को एग्जिस्ट क्लास भी करवाएगी। इस कंसेप्ट को कहते हैं एसोसिएशन, के एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस एसोसिएट हुई हुई है, एसोसिएशन, राइट। तो इन द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन कंसीडर क्लास सेलर दैट कैन हैव इट्स ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिवली, उसके ऑब्जेक्ट्स वैसे भी हो सकते हैं, एंड अनदर क्लास बायर दैट कैन हैव इट्स ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिवली। However, consider a class shop where a buyer made exclusively somewhere else, यानी बायर और सेलर के ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिवली कहीं और बन रहे हैं, लेकिन उनका एड्रेस जो है वो शॉप के अंदर भी दिया जा सकता है।
दिया जाना चाहिए, राइट। तो इसके कोड के ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और तीसरा कंसेप्ट है एग्रीगेशन। पहला हो गया कॉम्पोजिशन, दूसरा हो गया एसोसिएशन, तीसरा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर ऑल ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एसोसिएशन काम करती है उसी तरह एग्रीगेशन भी काम करती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एसोसिएशन के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनकी लाइफ साइकिल, इन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल शॉप के अंदर तक ही रहेगी। शॉप का ऑब्जेक्ट है तो इनकी लाइफ साइकिल रहेगी, शॉप का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकी लाइफ साइकिल नहीं रहेगी। इसी तरह जो एग्रीगेशन है इसके अंदर भी यही होता है कि आप पॉइंटर बनाते हैं एक क्लास का दूसरी क्लास में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल अलग से रहती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट रहते हैं, कहीं और बने हुए होते हैं। देयर इज एन ऑनरशिप लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड। कंटेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट, वो पॉइंटर जो कि आपकी क्लास के अंदर बना हुआ है, कैन नॉट बिलोंग टू एनी अदर पेरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर एक आर्गुमेंट बना हुआ है ना कंटेनर क्लास का, तो उसके अंदर एक अलग आर्गुमेंट, एक अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा कंटेंट। इसी तरह आप अगर एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंटेनर क्लास का, तो उसके अंदर जो कंटेंट ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह कंपोजिशन में होता है उसी तरह यहाँ पर है कि आप बना पॉइंटर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स हर दफा अलग अलग बनेंगे। कोडिंग पे आता हूँ तो मैं इसकी चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि क्यों है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय और कंपनी की क्लास है कि भाई एम्प्लॉय के अंदर ये सारी चीजें, एम्प्लॉय के अंदर कोई भी अभी तक आर्गुमेंट वो नहीं है, पॉइंटर नहीं है। एम्प्लॉय की एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उसकी अपनी लाइफ साइकिल है। लेकिन अगर आप कंपनी की क्लास को देखें तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एक पॉइंटर बना हुआ है। दिस मीन्स के एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है जब तक के एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए। जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तब तक आप इसके अंदर कोई एड्रेस भी सेव नहीं कर सकते, हालांकि आप कंपनी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा देर सुकून से क्लास खत्म होने के बाद मेरी बातें सुनने के बजाय मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग जो आपके साथ शेयर होगा आप उसको सुने और पॉज कर करके इस बात को सुने बार बार, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली कि मैं पॉज करके और फिर आपको 5 मिनट 10 मिनट दूं कि आप इस चीज़ को समझ लें। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जब सुनेंगे तो पॉज करके दोबारा दोबारा मेरी ये बातें सुने कि मैंने ये कहा क्या है कि एग्रीगेशन के अंदर एक क्लास बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो दूसरी क्लास है उसमें पहली क्लास का पॉइंटर सेव कर दिया गया है, पॉइंटर बना दिया गया है। विच मीन्स कि जो कंपनी की क्लास है इसके अंदर एम्प्लॉय का एक पॉइंटर बना हुआ है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट वैसे भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लाइफ साइकिल उसकी अपनी है, लेकिन जो एम्प्लॉय का पॉइंटर बना हुआ है इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो सिर्फ तभी आ सकता है जब तक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ना बना हुआ हो और कंपनी का ऑब्जेक्ट ना बना हुआ हो ऑब्वियसली। सो अब इनके सोर्स कोड्स की तरफ आते हैं। मैं सोर्स कोड एक दफ़ा समझा लूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा मैं। और सोर्स कोड इसका बड़ा सिंपल सा है कि ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, जब आपने बैंक के अंदर पॉइंटर बना दिया एक दूसरे का, ये हो गया एग्रीगेशन का कंसेप्ट कि भाई एग्रीगेट हो गई ये चीज़। और इसी तरह जो कंपोजिशन है, सॉरी एसोसिएशन है, उसको भी आप अलग से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर आपने पॉइंटर्स बना दिए दो डिफरेंट क्लास के। क्वेश्चंस लेने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स के जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अनाउंस किया था कि आपका एक क्विज़ होगा आखिरी आधे घंटे के अंदर। हमारे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए हैं उस क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए। उस क्विज़ के टॉपिक्स मैंने बता दिए कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है दिस पॉइंट तो खैर हमने आज किया है। जो इससे पहले की चीज़ें कंपोजिशन हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, यू कैन ईजिली डू दैट इफ़ यू हैव बीन अटेंटिव इन क्लास और आप एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स कर रहे हैं। तो आखिरी 10 मिनट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी ले लूँगा। अभी जो है हम क्विज़ की तरफ चलेंगे। क्विज़ अटेम्प्ट करना सबने है। देर आर 61 पार्टिसिपेंट्स नाउ एंड आई वांट कि मेरे पास अटेम्प्ट भी 61 आए, राइट? ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि क्लास में नहीं है, और वो क्लास में क्यों नहीं है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ऑल्दो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो, ऑब्वियसली मैं आपको मना नहीं कर सकता, बट आई वुड हैव टू टेल यू। सो आपकी क्लास चूँकि 1:30 बजे थी, इस वजह से मैंने क्विज़ का टाइम 2:30 बजे रखा था। तो इफ़ यू जस्ट गिव मी 2 और 3 मिनट्स, तब तक आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन टाइप करके मुझे चैट में भेज दें। मैं एक काम करने लगा हूँ अभी कि LMS के ऊपर आपकी क्विज़ की टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ ताकि वो अभी 11:30 बजे स्टार्ट हो जाए रादर देन 2:30 बजे। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो शेयर कर लें बेशक।
No questions whatsoever? अच्छा, काशिर वसीम पूछ रहे हैं कि कंपनी के डाटा मेंबर क्लास और एम्प्लॉय के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एक और बात ज़रा सुन लीजिएगा, मैं आपकी जो असाइनमेंट, सॉरी, इसका जो क्विज़ है, सॉरी, माय बैड, जो इसका कोड है एसोसिएशन और एग्रीगेशन का, वो कोड आई एम ट्राइंग के मैं आपको भेज दूँ सोर्स कोड के ऊपर, ठीक है? तो जो आपकी टाइनी वाला लिंक है उसके ऊपर जाकर आप क्लास के एंड में चेक कीजिएगा, मैं कोड अपलोड कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं लिख कर और आपको समझा सकूं। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, मैं आपको कोड भी भेज दूंगा, यू वुड जस्ट हैव टू लुक इन द कोड और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये काम काइंडली आप अपने ऊपर लें फिलहाल, कि जो मैं आपको कोड भेजूंगा वो कोड ज़रा देख लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उस कोड से रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी कर लेंगे। तो जो भी कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एसोसिएशन और एग्रीगेशन का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसका एक सोर्स कोड जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, आप अपने फ्री टाइम में उसको देख लीजिएगा। मैं क्लास के अंदर उसको मैं दिखाना नहीं चाह रहा, क्वेश्चन इकट्ठे कर लें तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो उसके क्वेश्चन भी ले लेंगे। दिस इज सेक्शन ए बी। अगेन एक और बात भी सुन लें कि आपके क्विजेज मैंने दो बनाए हैं, एक जो है वो एक्चुअल क्विज है और दूसरा बैकअप क्विज है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों में अटेम्प्ट सिर्फ एक ही अलाउ है। तो इसलिए जो दूसरा क्विज है वो इसलिए है कि अगर आपका कोई इशू आ जाता है क्विज स्टार्ट करने के बाद, तो फिर दूसरी दफ़ा जब आप अटैम्प्ट करना चाहें तो वो बैकअप क्विज अटैम्प्ट करें रादर देन द सेम क्विज, क्योंकि अटैम्प्ट सिर्फ एक ही अलाउ है। आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे तो आप दोबारा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाती है या कोई ऐसा इशू होता है। एक मिनट मुदस्सिर, मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। आपकी क्विज की टाइमिंग चेंज कर दूँ ताकि वो अभी स्टार्ट हो जाए 5 मिनट बाद।
मुदस्सर का क्वेश्चन है कि आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट बैकअप क्विज। फर्स्ट क्विज मेरा इशू आ गया था तो मैंने बैकअप क्विज अटेम्प्ट किया था। हाँ ऐसा ही होगा मुदस्सर, अगर आप एक क्विज अटेम्प्ट करते हैं और वो सबमिट नहीं करवा पाते हैं और आपने बैकअप क्विज में फिर दोबारा किया है सबमिट, तो आपके जो बैकअप क्विज के मार्क्स हैं वो जो है कंसिडर किए जाएंगे रादर देन जो आपका ओरिजिनल क्विज था। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ओरिजिनल क्विज में अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसमें आपने सिर्फ एक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तभी आपका बैकअप क्विज जो है वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट किए हैं सारे और सारे सबमिट करवा दिए हैं और उसके बाद फिर आप बैकअप में दोबारा आ रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली ये तो फिर डबलिंग हो जाएगी कि आपने 2 दफ़ा क्विज अटेम्प्ट किया है। तो आई वुड लुक इनटू दैट। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इशू है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर जो है वो आपकी लाइट चली जाती है, कोई इशू हो जाता है और फिर आप बैकअप क्विज पे सारे अटेम्प्ट करते हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड। एनीथिंग एल्स? कैन यू वेरीफाई? आपको क्विज नज़र आ रहा है एलएमएस के ऊपर? ओके, कैन यू एक्सेस इट? आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से या आई थिंक मेरे ख्याल टाइमिंग का कोई इशू है, सर्वर की टाइमिंग ले रहा होता है ये एलएमएस। 11:30 लिखा हुआ है, अभी आपके पास टाइम क्विज स्टार्ट करने का बटन नहीं आ रहा, दैट्स इट। इज दैट राइट? किसी के सामने अगर एलएमएस खुला हुआ है तो वो मुझे रेज हैंड कर दें, मैं उनसे ज़रा लाइव क्वेश्चंस पूछ लूँ ये वाले, क्योंकि मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग का कोई इशू ना आ रहा हो। अब्दुल मोइज़, हाँ अब्दुल मोइज़, आपके पास क्विज आ रहा है, शो हो रहा है एलएमएस के ऊपर? यस सर, आराम से हो रहा है मच। ओके, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर सकते ना अभी, स्टार्टिंग वाला बटन तो नहीं आया होगा कि यू कैन स्टार्ट द तो क्विज? नहीं सर, 11:30 पे आएगा। 11:30 पे आएगा, शो कर रहा है आपको टाइमिंग के 11:30 पे आएगा? जी जी जी। ठीक है ठीक है, पूरी क्लास ये सुन लेंगे। 11:30 पे स्टार्ट होगा, ख़त्म 11:50 पे होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। आप 10 मिनट से ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कुछ सेकंड आप ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन बाकी उसके अलावा आप टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते, 10 मिनट से ज़्यादा। तो बिल्कुल वही रूल्स हैं जो कि पिछले क्विज में थे कि 20 मिनट का टाइम है आपके पास, लेकिन आप अटेम्प्ट सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप 30 पे स्टार्ट करते हैं तो 40 तक आपके पास टाइम होगा, दैट्स इट। आप उसके बाद सबमिट नहीं करवा सकते। इसी तरह अगर आप 35 पे स्टार्ट करते हैं तो 45 तक टाइम होगा, आप उसके बाद सबमिट नहीं करवा सकते। तो ऐसे ना समझे कि ये 20 मिनट का टाइम है तो आप 20 मिनट तक क्विज करते रहेंगे। अली मुर्तज़ा कुछ पूछना चाह रहे हैं कि असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फातिमा खान कह रही है एलएमएस पर टाइम चेंज है, ज़रा रिफ़्रेश करके एक दफ़ा और चेक कर लें फातिमा खान, और फिर मुझे चैट पे बताएं। जी नकाश, नकाश यूनस। आ रही? जी आवाज़ आ रही है, बोलें। सर ये सेक्शन कौन सा ए बी है? जी हाँ, ए बी सेक्शन है ये। पर मैं सेक्शन सी से हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? आप अपनी क्लास में लीजिएगा ना। वो सर रात को एक ईमेल आई थी ना। उसमें मैंने स्पेसिफाई किया हुआ था ना कि ये ए बी का ए बी की क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर सॉरी। 1:30 से 3 वाली क्लास होती है ए बी की, वो शिफ्ट हुई है। आपकी क्लास अगर दूसरे टाइम हो रही है तो वो उसी टाइम होती रहेगी, ठीक है? चलो ठीक सॉरी सर, मैं है, स्किप ओके, कर नो देता इशू। हूँ। आई थिंक इट्स 11:30 नाउ, आप क्विज स्टार्ट कर सकते हैं।
और क्वेश्चंस के जवाब जो है मैं बाद में दे दूंगा। क्वेश्चन एक दो आए हैं, अली मुर्तज़ा का एक क्वेश्चन है। अली मुर्तज़ा आप मुझे अगर ईमेल कर देंगे ना यही क्वेश्चन, तो फिर मैं अपने टाइम के हिसाब से उसको बता दूंगा। और यस, आई थिंक आप क्विज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्विज़ स्टार्ट कर लें, मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगा आपकी क्लास से। आप क्विज़ स्टार्ट कर लें और फिर हम मिलते हैं 11:50 के ऊपर ऑलमोस्ट। जी बाबर हंस पूछ लें ज़रा जल्दी से, क्या पूछना चाह रहे हैं? लैपटॉप पर LMS ओपन नहीं हो रहा, व्हाट कैन आई डू इन दैट रिगार्ड? आपके पास 20 मिनट हैं, ट्राई करते रहें। आपको 10 मिनट क्विज़ के लिए देने हैं, 10 मिनट हो रहे हैं आपके पास, ट्राई करें। कहीं और से मोबाइल से अटेंड करने की कोशिश करें या कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। काशिर वसीम डिस्कस करें, मैं सुन रहा हूँ। लिखें आप जो लिखना चाह रहे हैं। हाँ काशिर वसीम आप मेल कर दें बेशक। मेल का फ़ायदा ये होता है कि मैं अपने टाइम के हिसाब से देख के आपको सही जवाब दे सकूँगा। अभी जल्दी जल्दी में मुझसे जवाब सही तरह नहीं दिया जाएगा, सारी कोड देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, द क्विज़ इज स्टार्टेड, आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, वी विल रीस्टार्ट आवर क्लास एट 11:50। ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक नाउ आफ्टर द क्विज। अली मुर्तज़ा कुछ पूछ रहे हैं? जी अली मुर्तज़ा। सर एक्चुअली ना जब क्विज कर रहे थे ना तो ऑप्शंस थोड़े बहुत चेंज मतलब मसला था ऑप्शन मसला एज एन समझ नहीं आ रहा था, मतलब गलत मैं इंग्लिश आपको लिखी हुई थी, क्या मैं था? आपको बता देता हूँ। ओके एक ओके, सवाल है, सवाल रिपीट कर दूँ, कोई मसला हाँ तो कर नहीं है दें सर? कर दें। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन्वोक्स अ कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास क्यूवर्टी। ठीक हम्म। है, अच्छा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, जबकि तीसरा ऑप्शन में लिखा है बोथ बी एंड सी, जबकि तीसरा सी है वो भी आपने लिखा है बोथ बी एंड सी। ओके, तो ठीक यहाँ ठीक ठीक तो ठीक। ये थोड़ी कंफ्यूजन है। दूसरा सवाल में जी पॉइंटर का था, उसमें पॉइंटर टू क्लास में आपने एरो एरो का ऑप्शन नहीं था। एरो का ऑप्शन नहीं था उसमें? नहीं सर, ओके क्या है, उसमें मैं रिव्यू कर लूँगा अंडरस्कोर उसको। और एंड ऑपरेटर लगा हुआ, एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ था। अच्छा चले सही है, मैं यस उसको सर। रिव्यू कर लूँगा। फिर अगर कोई इशू होगा तो फिर ऑब्वियसली अगर मेरी गलती होगी तो फिर उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, उसके गलतियों को ऑब्वियसली। ठीक है, मैं देख यस लेता सर, हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। मुदस्सिर जी, मुदस्सिर क्या कह रहे हैं? मुदस्सिर रेज हैंड किया था आपने? नो। सर मेरा भी सेम यही प्रॉब्लम था सर, एड्रेस ठीक है, ऑपरेटर वाले में एरो नहीं लगा था, उसकी वजह से वो मैं देख सवाल लूँगा गलत उसको हो कि क्या गया इशू सर। है। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। राइट, अली मुर्तज़ा काइंडली अगर आप एक काम करें कि पार्टिसिपेंट की जब आप ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना मुझसे, अभी स्क्रीनशॉट लेके आप जब मुझे सेंड करेंगे तो काइंडली ये काम करें कि जब आप मुझे वो ईमेल कर रहे हैं ना तो उसके साथ उसके सब्जेक्ट में ये भी लिखते हैं, उसमें बॉडी में लिखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में इशू था, ताकि मुझे याद रहे और मैं चेक करते हुए उसको जहन में रखूँ। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन अगर पूरा कॉपी पेस्ट अगर आप कर सकें तो कॉपी पेस्ट कर लें, वरना सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं कि एरो वाले क्वेश्चन और उसमें इशू है। वो अगर मुझे कर देंगे तो हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, चेक करना भी और आइडेंटिफाई करना भी कि इशू कहाँ पर है। सो एनीवेज लास्ट कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप चैट पर मुझसे पूछ लें। एक दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, वो ज़रा सुन लें अगर आप, आपको हेल्प हो जाएगी क्विज़ असाइनमेंट से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ ये कि ईमेल के ऊपर जब आप असाइनमेंट सेंड करेंगे या ओवरऑल भी जब आप असाइनमेंट सेंड करेंगे तो ये जहन में रखें
ये जहन में रखें कि जो फाइल आप सेंड करेंगे ना, जो जिप फाइल है, उसके अंदर सिर्फ .h.cpp फाइल और प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल यानी कि अगर आपने प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया है ना उसको, तो .cbp फाइल होती है वो, ठीक है, कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट, या अगर आप किसी और में कर रहे हैं तो उस डेव C++ की प्रोजेक्ट फाइल होगी। आपने जहन में ये रखना है कि वो फाइल आप मुझे ना भेजें जो कि आप रन करने के बाद बनाते हैं, यानी कि जब आप आपकी फाइल रन होती है ना, तो आपकी उसी फोल्डर के अंदर .obj और .exe फाइल बन जाती है। ये जो .exe और obj की फाइल होती है ना, ये जो है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में होती हैं, इस वजह से ईमेल्स अक्सर जो है वो इसको वायरस समझती हैं। तो अगर आप ईमेल के ऊपर मुझे भेज रहे हैं ना जब, या अगर आप LMS के ऊपर भेज रहे हैं, तब भी ये जहन में रखें कि जो आपकी जिप फाइल है उसके अंदर exe फाइल ना हो या obj फाइल ना हो, किसी भी तरह की मशीन लैंग्वेज की फाइल ना हो। C फाइल हो, CPP फाइल हो, H फाइल हो, प्रोजेक्ट फाइल हो, मशीन वाली फाइल ना हो, वो फाइल ना हो जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है। वो फाइल अगर नहीं होगी तो फिर आप इजीली अटैच करके भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी जो असाइनमेंट है इसका सोल्यूशन मैंने बनाया है, और आपका जब डेट ख़त्म हो जाएगी, ड्यू डेट जब निकल जाएगी, जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो जब आपकी सारी सबमिशंस मेरे पास आ जाएंगी उसके बाद मैं जो है असाइनमेंट का सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती की, और दूसरी बात ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उन्हीं चीज़ों में से है जो चीज़ें हमने सीखी हैं, उसके अलावा किसी चीज़ में से नहीं है, सिवाय एक दो चीज़ों के जिसके ऊपर मैं आपको लीवे दूंगा। तो सोल्यूशन मैंने बनाया है, मैं आपके साथ सोल्यूशन भी शेयर करूँगा। तो डोंट थिंक कि आपने असाइनमेंट कर ली है और अब आपको बस नंबर से ही पता लगेगा। आपको मेरा सोल्यूशन भी देखना है और उसको टैली करना है कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की। लेकिन एक बात सोल्यूशन में जहन में ज़रूर रखिएगा, वो ये कि जो सोल्यूशन मैंने बनाया है वो काफ़ी हद तक जो है वो आउटपुट को फॉर्मेट कर रहा है। यानी कि एक्चुअली अगर मैं चाहता तो मैं ये प्रिंट कर सकता था कि भाई सी आउट नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ बिल्डिंग, लेकिन मैंने उससे पहले टैब्स दिए हैं, उससे पहले स्टार्स वगैरह लगाए हैं ताकि वो जो है एग्जैक्टली सही नज़र आए आपको। तो उस फॉर्मेटिंग की वजह से कोड थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो टैब्स हैं और या जो बैकस्लैश एंड्स हैं या एंड एल है या इस तरह की कोई चीज़ अगर मैंने की है तो वो सिर्फ आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए की है, कोड से उसका कोई लेना देना नहीं है। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं उनको एड्रेस करता हूँ फिर क्लास को डिसमिस करते हैं। मैं विश कर रही कि कोई इशू आया था लेकिन उन्होंने सबमिट करवा दिया है, फिर ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स गुड। जो 10 मिनट एक्स्ट्रा थे वो इसीलिए थे कि कोई इशू है तो उसको आप जल्दी से टैकल कर लें। मोहम्मद अजहर कह रहे हैं कि उनकी लाइट चली गई थी, अब दोबारा कनेक्ट किया है, 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे लेकिन फिर दोबारा कनेक्ट किया तो मोबाइल डाटा पे, तो फिर 1 मिनट, यानी कि आपके साथ इशूज़ आ रहे हैं बहुत सारे। जल्दी में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, गलत हो गए तो हो गए। अब जल्दी की वजह से तो मुझे ये पता नहीं लग रहा होगा कि स्टूडेंट ने जल्दी की वजह से किए हैं या देर की वजह से किए। यू कैन से एनीथिंग यू वांट, आई वुड जस्ट सी द रिजल्ट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी इशूज़ हैं उनके बैकअप्स मौजूद हों, तो आई थिंक के देयर इज़ नथिंग आई कैन डू इन दैट। अगर प्रोजेक्ट फाइल ना बनाएं या .cpp और .h फाइल का जिप सेंड करते हैं, हाँ वो भी आप सेंड कर सकते हैं मोहम्मद अजमल। प्रोजेक्ट फाइल बेशक आप ना बनाएं, आप मुझे सिर्फ .cpp और .h सेंड कर दें, फिर ये होगा कि थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी कि आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना मुझे पड़ेगा। सो दैट्स ओके, आप भेज सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसको सेंड करने में। तो असाइनमेंट के मार्क्स कितने हैं? गुड क्वेश्चन मुदस्सिर, इसका जवाब मुझे भी अभी तक नहीं पता, लेकिन समवेयर अराउंड 4 to 5 मार्क्स होंगे इस असाइनमेंट्स के। यानी कि पूरा जो 100 मार्क्स का आपका पूरा कोर्स है उसके अंदर से 4 to 5 मार्क्स जो है वो हम इस असाइनमेंट को देंगे। जिस तरह से हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन उसी तरह की है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से या हमारी टाइम कमी की वजह से हो सकता है कुछ एक आधे नंबर को हम आगे पीछे करें, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि 4 नंबर की असाइनमेंट है तो अब वो मैं 15 नंबर की ले रहा हूँ, इस तरह नहीं होगा। तो 4 से 5 नंबर की होगी या 3 नंबर की होगी, कोई इशू नहीं है। आप डेव पे करें, किसी पे भी करें, मैं .cpp और .h फाइल को जो है अपने प्रोजेक्ट में बनाकर भी चला के देख सकता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो है कंपाइलर डिपेंडेंट चीज़ें मेरे पास ना भेजें, वो चीज़ें ना भेजें जो कि कंपाइलर पे डिपेंडेंट है कि भाई डेव तो ये कर रहा है, C++ कोड ब्लॉक्स ऐसा नहीं करता। तो अगर आपको मैंने बताया कि आपने इंट मेन बनाना है, रिटर्न 0 करना है, तो वो आपने लाजमी करना है ताकि हर तरह का प्रोजेक्ट उसको चला सके, रादर देन कि आपने लिख दिया खाली मेन चला दिया, आपने वॉइड भी नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा, रिटर्न 0 कुछ भी नहीं लिखा और आप कह रहे हैं कि मेरे पास चल रहा है। तो ये कोशिश करें कि जो चीज़ें स्पेसिफिक हम हमेशा फॉलो करते हुए आए C++ में, वो लाजमी लिखें। इफ देयर इज़ नो एनी अदर क्वेश्चन आई वुड बी डिसमिसिंग द क्लास नाउ। मैं 1-2 मिनट अभी भी हूँ क्लास के अंदर, तो अगर कोई और क्वेश्चन है रेज हैंड करके पूछना चाहें तो पूछ लें, वरना मैं 2 मिनट के बाद क्लास डिसमिस कर दूँगा।
स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आई थिंक अली मुर्तज़ा ने, तो यू कैन ऑल डिसमिस, यू कैन ऑल लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।